नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में रहने वाले एक शख्स की है, जिनका नाम कमलेश है, जो कि पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर है। तो चलिए अब ये कहानी कमलेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक गांव का रहने वाला हूं। आधुनिकता के इस दौर में भी हमारा गांव वर्तमान समय से लगभग 20 साल पीछे जी रहा है, क्योंकि हमारे गांव में मूलभूत संसाधनों की कमी है, जिसके चलते लोग आधुनिकता के इस दौर से काफी पिछड़े हुए हैं। और आज भी हमारे गांव में आज से लगभग 20 साल पहले के तरह की परंपराएं प्रचलित हैं और हमारा गांव आज भी उस दौर में जी रहा है। मेरा जो गांव है वो चंबल के बीहड़ के बगल में ही बसा हुआ है और पूरे गांव में कुछ एक आध घरों को छोड़कर बाकी के सभी घर आज भी मिट्टी के ही बने हुए हैं और गांव के लोग उन्हीं मिट्टी के घरों में ही अपना जीवन यापन करते हैं। आधुनिकता व शिक्षा की कमी के चलते गांव में आज भी वही पौराणिक परंपराओं और अंधविश्वास का पूरी तरीके से बसेरा पसरा हुआ है। पहले तो मैं इन सभी चीजों को शिक्षा की कमी मानकर नजरअंदाज करता था, लेकिन एक बार मेरे साथ मेरे ही जीवन में एक ऐसी डरावनी घटना हुई जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि इन पौराणिक परंपराओं और अंधविश्वास के पीछे भी कहीं ना कहीं एक ऐसी नकारात्मक शक्ति मौजूद है जो आज भी गांव में इन सभी चीजों को समय समय पर पनपने दे रही है। और आज भी गांव उन्हीं हादसों के चलते इन सभी चीजों पर इतना आश्रित हैं और गांव के लोग शायद इसीलिए इन सभी चीजों को इतना ज्यादा मानते हैं। आज की कहानी में मैं जिस डरावनी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो घटना इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी थी कि अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको सच में एहसास होगा कि जिस तरह इस संसार में भगवान अपने होने के संकेत समय समय पर हम लोगों को देते रहते हैं, उसी प्रकार ये जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जैसे कि चुड़ैल, डायन, भूत प्रेत, पिशाच, छलावा, ये सभी चीजें भी कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे जीवन में कभी ना कभी इस चीज का एहसास कराती हैं कि वो भी हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रखते हैं। और जब वह हमें अपने होने का एहसास कराती है तो वो एहसास इतना ज्यादा डरावना और खतरनाक होता है कि कोई कमजोर दिल वाला इंसान तो वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से शायद मर ही जाएगा। कोई मजबूत दिल और कलेजी वाला इंसान ही उस चीज का सामना कर सकता है। दरअसल आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आज से कुछ साल पहले की ही है और वो दौर शायद पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। वह दौर पूरी दुनिया के लिए इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस वक्त हर कोई अपनी जिंदगी को बचाने की कसमक्कस में लगा हुआ था। मैं आज जिस दौर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो आज से कुछ साल पहले ही हम सभी लोगों की जिंदगी से गुजरा है और वो दौर था कोरोना का। जब दुनिया में चारों तरफ कोरोना वायरस का कहर पसरा हुआ था, उसी दौर में मेरे जीवन में एक ऐसी डरावनी और भयंकर खतरनाक घटना हुई थी जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का यकीन हो गया था कि हम लोगों की जिंदगी में हमारे आसपास होने वाली जो भी कोई डरावनी घटनाएं और भूत प्रेत की कहानी होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर होती है। क्योंकि मुझे इस चीज का यकीन तब आया जब इसी प्रकार की घटना मेरे साथ हुई। दरअसल जब हमारे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था तो इस चीज को आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि शहरों के लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि गांव में इस वायरस का संक्रमण इतना ज्यादा नहीं था।
और इसी की चलते लोग अपने रिश्तेदारों के गांव में या फिर किसी का गांव में कोई पुश्तैनी घर था तो वो भी शहर से अब अपने गांव वाले घर की तरफ पलायन कर रहा था और मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था। दरअसल मैं लखनऊ में रहकर अपनी एक चाय की दुकान चलाता हूं, लेकिन लॉकडाउन के लगने के बाद मेरा धंधा पूरी तरीके से ठप हो चुका था और उस वक्त शहर में रहना मतलब अपनी मौत के आने के इंतजार करने के बराबर था। और इसीलिए मैंने मेरे पूरे परिवार के साथ मेरा जो छोटा वाला भाई है जो कि हमारे गांव में रहता था उसके पास जाकर कुछ दिनों के लिए रहने का प्लान बनाया। और मैंने सोचा कि अगर मैं गांव चला जाऊंगा तो शायद इस मौत के तांडव से मैं बच जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि गांव में जाने के बाद मेरे लिए वहां पर एक बहुत ही खतरनाक मौत का तांडव तैयार है और वो मेरा काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैं तो शहर से अपने आप को इस मौत के खौफ से बचाने के लिए गांव गया था, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने गांव आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है और गांव आने के बाद वहां पर मेरे साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसको मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूला पाऊंगा। और वो घटना तो कोरोना के भय से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी थी। दरअसल जब मैं अपने गांव पहुंचा तो मैंने इस चीज को देखा कि गांव लोग आज भी बहुत ज्यादा अंधविश्वास में जी रहे हैं और वो लोग इस कोरोना वायरस को भी किसी शैतानी शक्ति का प्रकोप समझकर उसका झाड़ फूंक से ही इलाज करने के लिए लगे हुए हैं और इसके लिए वो कई प्रकार की अलग अलग तंत्र विद्याएं भी अपना रहे हैं। उनकी इन्हीं सभी हरकतों को मैं उन लोगों में शिक्षा की कमी के चलते उनका अंधविश्वास मान रहा था, लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं भी इस चीज का शिकार होने वाला हूं। दरअसल जब मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने भाई के पास गांव में पहुंच गया था तो वहां पर अब हमारे घर में कुल 12 सदस्य हो गए थे और अब हम दोनों ही परिवारों के लोग बड़े ही हंसी खुशी और आराम से रह रहे थे। लेकिन इसी दौरान हमारे घर में एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के होने के बाद हम लोगों का जिंदगी जीना भी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब हम लोग गांव में रह रहे थे तो मेरी फैमिली जो मेरे साथ शहर से गांव आई थी उन लोगों के लिए गांव में एक बहुत बड़ी समस्या थी और वो समस्या ये थी कि गांव में सुबह सुबह के वक्त शौच जाने के लिए कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी और गांव के सभी लोग खुले में ही शौच करने के लिए जाया करते थे। अब मेरे साथ शहर से जो मेरे बच्चे और मेरी घरवाली आई थी उनको खुले में जाने की आदत नहीं थी क्योंकि वह लोग गांव में कभी पहले आए भी नहीं थे और उनको बाहर जाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। लेकिन उस वक्त कर भी क्या सकते थे, मजबूरी में उन लोगों को बाहर ही जाना पड़ रहा था। अब ऐसे ही एक दिन मेरी घरवाली जिसका नाम हेमलता है वो सुबह जल्दी उठकर अंधेरे में ही गांव के बगल में बीहड़ की तरफ खुले में शौच करने के लिए जाती है और उसके साथ मेरे छोटे भाई की घरवाली भी जाती हैं और वो दोनों लगभग सुबह के 4 बजे ही हम लोगों के उठने से पहले रोजाना हम लोगों से पहले ही बाहर जाकर आ जाती थी। अब उस दिन जब हेमलता बाहर जाकर सुबह सुबह वापस घर पर आती है तो उस दिन मुझे उसके बर्ताव में कुछ बदलाव दिखाई देता है। जब वो सुबह सुबह घर वापस आती हैं तो आते ही ना ही तो किसी से ज्यादा कुछ बात करती हैं और चुपचाप अपने काम को करने लगती हैं। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो और उस दिन उसने पूरे दिन मेरे से बात नहीं की। तभी मैं सोचता हूं कि रात को तो ये ठीक तरीके से सोई थी, सुबह उठते ही इसे अचानक से क्या हो गया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से ये मेरे ऊपर गुस्सा है और इसने मुंह फुला रखा है। लेकिन शाम होते ही मेरी यह शंका भी दूर हो जाती है और शाम होने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल दिन ढलने के बाद जब हम सभी घर वाले खाना खा रहे थे तभी घर के अंदर से एक कमरे में से हेमलता की चिल्लाने की आवाज आती है और जब हम सभी लोग दौड़कर अंदर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हेमलता उस कमरे में फर्श पर बैठी हुई है और उसने अपने सिर के पूरे बालों को बिखेर रखा है और अब वो किसी कुत्ते की तरह जीभ को बाहर निकालकर हाँफ रही है और जोर जोर से चिल्ला रही हैं। उसको इस तरह से करता हुआ देखकर मैं उससे कहता हूं कि अरे हेमलता, ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वो सामने से मुझसे कहती हैं कि इन सब में सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगी। अगर तुमने मुझे आज कुछ खाने के लिए मीठा लाकर नहीं दिया, मुझको मीठा खाना है और जल्दी से मुझे मीठा लाकर दो।
उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज ये हेमलता को क्या हो गया है। मुझे तो वो चीज समझ नहीं आती है, पर मेरे जो पिताजी थे उनको वह चीज अच्छे से समझ में आ जाती है और वो समझ जाते हैं कि हेमलता को क्या हुआ है। और उसकी वह हालत देखकर वो मुझसे जो कहते हैं, उनकी वो बात सुनकर मैं उनसे कहता हूं कि अरे पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? हेमलता एक पढ़ी लिखी औरत है और उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि शायद हेमलता के ऊपर किसी प्रेत या आत्मा का साया है और उसी की आत्मा अब हेमलता के अंदर आ रही है। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं उनकी बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता हूं और उनसे कहता हूं कि शायद वह ऐसे माहौल में शुरू से रही नहीं है, इसी वजह से उसे कुछ मानसिक बीमारी हो गई है और वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पिताजी से कहा, कुछ देर बाद ठीक वैसा ही होता है। हेमलता थोड़ी ही देर बाद शांत हो जाती है और उसके शांत होने के बाद उस रात मैं हेमलता के साथ उसका ध्यान रखने के लिए एक कमरे में उसके साथ ही सो जाता हूं। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे के ऊपर का समय होता है तो उस वक्त मैं काफी ज्यादा नींद में था और तभी मुझे मेरे बगल से कुछ अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज की वजह से मेरी नींद टूट जाती है और मैं जग जाता हूं। नींद खुलने के बाद जब मैं उठकर देखता हूं तो मेरी आंखों के सामने का जो मंजर था उसको देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है। उस नज़ारे को देखकर मैं सोच रहा था कि मैं ये मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूं और उस चीज को देखने के बाद मुझे मेरे पिताजी की कही हुई बात याद आती है और मुझे उनकी उस बात पर यकीन भी हो जाता है। मैं सोचता हूं कि पिताजी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा था वो इतना ज्यादा भयानक और खतरनाक था कि उसको देखने के बाद मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं पूरी तरीके से डर चुका था और डरने के साथ साथ ही मैं ये भी सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। और उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे में इतने भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने शरीर को थोड़ा बहुत भी हिला पाऊं। मैं बस एकदम जड़ होकर उस चीज को देखे जा रहा था। दरअसल जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूं कि मेरी पत्नी हेमलता, जो रात को मेरे साथ ही उस कमरे में सोई थी, अब वो मेरे बगल में नहीं सोई हुई है। और जिस कमरे में हम लोग सोए थे, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। वह कमरा नीचे से तो पक्की ईंटों से बना हुआ था, लेकिन उसके ऊपर जो छत थी वो कच्ची ही थी, यानी कि जैसे मिट्टी के घरों के ऊपर छत होती है, उस कमरे के ऊपर भी बिल्कुल वैसी ही छत थी। मतलब उसके ऊपर पक्की छत नहीं थी और उस कमरे की छत में बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा तना रखा हुआ था और उसी के बल पर दोनों तरफ उस कमरे की छत कमरे की दीवारों के ऊपर टिकी हुई थी। जब मेरी आंख खुलती है तो मेरी पत्नी हेमलता इस लकड़ी के तने से पैरों के बल नीचे की तरफ सिर करके उल्टी लटकी हुई थी। जब मैंने उसको इस तरह से लटका हुआ देखा तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि जब वो इस तरह से लटकी हुई थी तो उसको किसी भी चीज का अता पता नहीं था और ना ही उसे अपने कपड़ों का कुछ अंदाजा था कि उसके शरीर के कपड़े कहाँ जा रहे हैं और वो किस हालत में उस तरीके से लटकी हुई है। जब मैंने उसको इस तरह से लटका हुआ देखा तो मैं एक पल के लिए तो सोचता हूं कि शायद मुझे इसको वापस शहर में लेकर जाने की जरूरत है और इसको कोई मानसिक बीमारी हो गई है जिसका इलाज करवाना पड़ेगा। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होने के बाद मेरा यह भ्रम टूट जाता है कि हेमलता को कोई मानसिक बीमारी है, बल्कि उस चीज के होने के बाद मुझे मेरे पिताजी की कही हुई बात पर यकीन हो जाता है और मैं सोच लेता हूं कि हेमलता के अंदर किसी चुड़ैल या आत्मा का साया है, क्योंकि जब मैं उठकर उसकी तरफ देखता हूं तो वो एक तो पैरों के बल उल्टी लटकी हुई थी और इसके साथ ही उसने अपने सिर के बाल भी पूरी तरीके से बिखर रखे थे, जो कि नीचे फर्श को छू रहे थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे वहां पर जो हो रहा था वो काफी ज्यादा डरावना था। दरअसल मैं देखता हूं कि हेमलता उल्टी लटके लटके ही अपने सिर के एक एक बाल को उखाड़ रही हैं और उन बालों को उखाड़ते वक्त वो अजीब तरीके से गुर्रा रही थी और अजीब अजीब तरीके की आवाज कर रही थी। जब वो एक एक करके अपने सर से उन बालों को उखाड़ रही थी तो उन बालों को उखाड़ने के साथ साथ ही वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा भी रही थी, लेकिन जिस भाषा में वो बड़बड़ा रही थी मुझे वह भाषा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी
मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने मुंह से क्या बोल रही हैं, और इस तरह से करता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं। मैं सोचता हूं कि भला कोई इंसान अपने खुद के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है। कोई भी इंसान अपने साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो लगातार अपने सिर से अपने बालों को उखाड़ रही थी, और अब तक तो मुझे फर्श पर उसके काफी ज्यादा बाल गिरे हुए दिख रहे थे, जिनको देखकर मैं समझ जाता हूं कि शायद ये मेरे जागने से काफी समय पहले से ही ऐसा कर रही है। अब तक मैं उसको देखकर ये सब इसलिए सोच पा रहा था क्योंकि मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था, यानी कि मेरी तरफ उसकी पीठ थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था। जब वो उल्टी लटकी हुई थी तो उसके सिर के बाल नीचे जमीन को छू रहे थे, और इसी वजह से उसके आगे का चेहरा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं थोड़ा हिम्मत करके उठता हूं और थोड़ा दूर से ही उसके आगे की तरफ जाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करता हूं, और जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर जाती है तो मैं तो डर के मारे उछलकर 2 कदम पीछे हो जाता हूं, और उसका वह भयानक चेहरा देखकर मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि मुझे बिल्कुल भी इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मेरी पत्नी हेमलता ही है। और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था कि मेरी पत्नी एक ऐसी चीज के काबू में आ गई है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, और शायद उसको बहुत ज्यादा पीड़ा भी हो रही होगी। लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वह चीज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसको देखते ही भय के मारे मेरा तो दिल दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा था, और मेरे पूरे शरीर पर कुछ ही देर में पूरी तरीके से पसीना आ गया था, और मैं वहीं पर खड़ा खड़ा एकटक उसकी तरफ देख रहा था। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर किस लिए खड़ा हूँ। मुझे यहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि बाहर जाकर अपने सभी घर वालों को उठाना चाहिए और उन सभी को बुलाकर यहाँ पर लाना चाहिए। लेकिन मैं चाहकर भी वहां से जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बाहर जाने के लिए मेरे पैर उठ ही नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये हेमलता के अंदर जो कोई भी आत्मा है वो यही चाहती है कि मैं यहीं पर रहूं और बाहर ना जाऊं। जब मैं उसकी तरफ एकटक देख रहा था तो अब तक तो उसकी नजर मेरी तरफ नहीं पड़ी थी। उसका ध्यान तो सिर्फ अपने सिर के बालों को उखाड़ने में ही लगा हुआ था, और सिर के बालों को उखाड़ने के साथ साथ ही वो अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा भी रही थी। लेकिन जब वो अपने मुंह से बड़बड़ा रही थी तो मेरा ध्यान उसके मुंह की तरफ जाता है, और जब मेरा ध्यान उसके मुंह की तरफ जाता है तो वह चीज देखकर मैं काफी ज्यादा भयभीत हो जाता हूं, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल किसी चुड़ैल या डायन की तरह दिख रहा था, और उसके 2 दांत पूरी तरीके से बाहर की तरफ निकले हुए थे, और इसके साथ ही उसकी आंखों के बीच का जो काला कांच था वो पूरी तरीके से गायब था, और उसकी आंखें किसी अंडे की तरह सफेद थीं। इसके साथ ही उसने अपने होठों को भी काफी ज्यादा लाल कर रखा था, जो कि उसके चेहरे को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक चीज और दिखाई देती है कि उसके चेहरे की जो त्वचा थी वो काफी ज्यादा मुरझाई हुई थी, और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह चेहरा किसी बूढ़ी औरत का हो, क्योंकि उसके ऊपर काफी ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई थी, और इसके साथ ही उसके चेहरे का रंग भी बदल चुका था, और अब उसके चेहरे का रंग किसी बैंगन की तरह पूरी तरीके से मटमैला दिखाई दे रहा था। इस चीज को देखकर मुझे ये यकीन हुआ था कि ये मेरी पत्नी हेमलता नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी हेमलता के शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया है, जो कि उसके साथ ये सब कर रहा है। लेकिन जब वो उल्टी लटकी हुई थी तो उसे अपने शरीर पर कपड़ों का भी एहसास नहीं था। उसे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब वो उल्टा लटक रही हैं तो उसके शरीर के जो कपड़े हैं वो कहाँ जा रहे हैं, और उसके शरीर के कुछ अंग पूरी तरीके से दिखाई दे रहे थे। उस चीज को देखकर मैं सोचता हूं कि अगर मैं बाहर जाकर घर के किसी सदस्य को बुलाकर लाऊंगा तो सबके सामने मेरी पत्नी की इज्जत खराब हो जाएगी, और इसीलिए मैं सोचता हूं कि बाहर जाकर किसी को बुलाकर लाने से पहले मुझे किसी भी तरह इसके शरीर को किसी कपड़े से ढकना होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं तो अचानक से ही उसकी नजर मेरे ऊपर जाती है, और मेरी तरफ देखकर वो उल्टी लटके लटके ही अजीब सी आवाज में हंसने लगती हैं और मुझे कुछ कहने लगती हैं। लेकिन मुझे अब भी उसकी वह भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि वो मुझसे क्या कह रही हैं, क्योंकि जब वो पहले उल्टी लटके लटके कुछ बड़बड़ा रही थी उसी भाषा में, अब वो हंसते हुए मुझे कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कह रही हैं।
तभी मैं सोचता हूं कि मैं तो इसकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूं, पर शायद हो सकता है कि ये मेरी बात समझ जाए, और मैं थोड़ी हिम्मत करते हुए डर के साथ ही उसे कहता हूं कि तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं वो कहां जा रहे हैं, तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कम से कम तुम अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों का तो ध्यान रखो। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी उसने ऊपर की तरफ जो कपड़े पहन रखे थे उनको भी फाड़ दिया, और इस चीज को देखकर मैं समझ गया था कि यह मेरी पत्नी के शरीर के ऊपर जिस आत्मा का साया है, और जो आत्मा मेरी पत्नी के ऊपर हावी हो रही है, वो इतनी ज्यादा खतरनाक और गंदी है कि उसको इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी औरत की इज्जत को खराब कर रही है। तभी मेरी नजर मैं जिस बिस्तर पर सोया हुआ था उसके ऊपर जाती है, और वहां पर एक चद्दर पड़ी हुई थी। इसके बाद मैं डरते डरते दबे कदमों के साथ अपने उस बिस्तर की तरफ जाता हूं, और उस बिस्तर के ऊपर से वह चद्दर उठाकर उसके थोड़ा करीब जाता हूं, और मैंने झट से उस चद्दर को उसके ऊपर डाल दिया ताकि उसका शरीर थोड़ा बहुत ढक सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे चद्दर डालते ही मेरे साथ वहां पर कुछ ऐसा होगा जिसकी मैंने अभी तक कल्पना भी नहीं की थी, और मैंने ये करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे ये करने के बाद वह चुड़ैल मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी। दरअसल जैसे ही मैंने उसके ऊपर वह चद्दर डाली तो उस चद्दर को डालते ही वह फटाक से नीचे कूदती हैं, और नीचे कूदते ही मेरी तरफ अजीब तरीके से देखने लगती हैं। और अब वो दिखने में किसी मकड़ी की तरह दिख रही थी, यानी कि जब वो बैठी हुई थी तो इस तरह से बैठी हुई थी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मकड़ी बैठी हो, और अब इसके बाद वो धीरे धीरे मेरी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगती है, और उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं, और इसके बाद मैं दौड़कर उस कमरे के दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करता हूं। लेकिन तभी उसने मेरी गर्दन को इतनी जोर से पकड़ा कि मैं चाहकर भी अपने आप को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा पाया, और उसने मुझे धड़ाम से वहीं पर पटक लिया, और नीचे पटक कर उसने मेरे शरीर पर मैंने जितने भी कपड़े पहन रखे थे उन सभी को फाड़ दिया, और अब मैं पूरी तरीके से बिल्कुल निर्वस्त्र हो चुका था, और मुझे इस चीज को देखकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह चुड़ैल मेरे साथ क्या करने वाली है। और मेरे कपड़ों को फाड़कर वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी, और अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर बड़बड़ा रही थी। उसका वह भयानक चेहरा देखकर मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि अब मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, और मैं काफी ज्यादा जोर जोर से सांस लेने लगा था, और मेरा दिल तो इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी धड़कन को महसूस करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी कुछ ही देर में दिल का दौरा पड़ जाएगा, और मेरी डर के मारे यहीं पर मौत हो जाएगी। जब वो चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी तो उसको हंसता हुआ देखकर मैं सोचता हूं कि अब इसकी नजर मेरे ऊपर से हटी हुई है, और शायद मैं अपने आप को इसके चंगुल से बचा सकता हूं। जब वो जोर जोर से हंस रही थी तो उसकी नजरों से अपने आप को बचाकर मैं धीरे धीरे खिसकते खिसकते कमरे के दरवाजे के पास जाता हूं, और जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता हूं तो मैं फटाक से खड़ा होकर उस दरवाजे को खोलता हूं, और जिस स्थिति में था उसी स्थिति में उस दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ दौड़ लगा देता हूं, और कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते ही मैं काफी तेज तेज चिल्लाने लगता हूं, और जोर जोर से शोर करके सभी घर वालों को जगाने लगता हूं। उस वक्त मैं ये चीज पूरी तरीके से भूल चुका था कि मेरे तन पर एक भी कपड़ा नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं जानता हूं कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये क्या, मैंने तो आपको पूरी कहानी सुनाई ही नहीं कि आगे चलकर कहानी में क्या हुआ। दरअसल ये इस कहानी का पार्ट 1 है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि यहां तक आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है और आप लोगों को इसका पार्ट 2 सुनना है तो आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। अगर आप लोगों को यह कहानी यहां तक अच्छी लगी होगी तो मैं कल आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने कल आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी कल वाली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले बलराम सिंह हैं सिलीगुड़ी से,
फिर इन्हीं के बेटे हैं चिराग सिंह सिलीगुड़ी से, फिर गिरिजेश विश्वकर्मा हैं गोरखपुर से, शाकील मीर हैं जम्मू कश्मीर से, दुसु दास हैं अंडमान से, आसिफ अली हैं उत्तर प्रदेश बनारस से, सिद्धांत शिल्पकार हैं भोपाल से, मनीष हैं हरिद्वार से, ज्योति खाकर हैं सूरत से, बजरंग हैं पुणे महाराष्ट्र से, विक्की कुमार हैं आजमगढ़ से, स्वप्निल जैन हैं नागपुर से, कंवाल खान हैं कराची पाकिस्तान से, अनंत कुमार हैं असम से, समुद्र श्रेष्ठा हैं नेपाल से, कनक राठौर हैं गाजियाबाद से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, डांडो लेपचा हैं नॉर्थ सिक्किम से, इमरान खान हैं सिक्किम से, महेश चंद शर्मा हैं जयपुर राजस्थान से, सुरेंद्र यादव हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, एमडी अयान हैं बिहार से, निध्वी पटेल हैं राजकोट गुजरात से, लाल बाबू हैं कोलकाता से, गौरव पाटीदार हैं मध्य प्रदेश से, बसंत हैं छत्तीसगढ़ से, मोंटी औजला हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से, जीवन बसंत हैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से, राजू वर्कर हैं मुंबई से, विक्की हैं धनबाद से, प्रीति पटेल हैं नागपुर महाराष्ट्र से, सतवीर और मजिंदर हैं पंजाब से, धर्मेंद्र यादव हैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, शुअम पोल हैं त्रिपुरा से, पदम सिंह हैं नेपाल से, गौरव चौहान हैं दिल्ली से, प्रियंका सिंह हैं पटना से, सपना शर्मा हैं फरीदाबाद से, गुरप्रीत सिंह हैं हरियाणा से, गौरव गर्ग हैं नेपाल से, निक्कू सोनू हैं लुधियाना पंजाब से, कालूराम हैं महाराष्ट्र से, कृपाकरण हैं बेंगलुरु से, आकाश हैं झारखंड से, नुसरत हैं हैदराबाद से, निरोज थापा हैं दुबई से, रंजीता यादव हैं धमोड़ से, वीरेंद्र कुल्लू हैं हिमाचल प्रदेश से, तुलसी राजा हैं इंग्लैंड से, बनिता मेधी हैं असम से, ज्योति यादव हैं कोलकाता से, दीप ज्योति हैं असम, निशी शर्मा हैं दिल्ली से, हरेंद्र निषाद हैं छत्तीसगढ़ से, रुआन हैं दिल्ली से, दीपक हैं नई दिल्ली से, नरेश शर्मा हैं मास्को रसिया से, राहुल गुप्ता हैं दिल्ली से, इमरान हैं महाराष्ट्र से, विक्की राजपूत हैं जयपुर से, दिलदार हुसैन हैं सऊदी से, विकास कश्यप हैं उत्तर प्रदेश से, राणा अजमल हैं यूके से, विशाल चौहान हैं पुणे से, सत्यवती बोरो हैं असम से, हिमांशु हैं ग्वालियर से, विक्रम कुमार हैं सूरत से, हार्दिक हैं झारखंड से, दिनेश मिश्रा हैं लखनऊ से, मोनालिसा मिश्रा है उड़ीसा से, अंकित जाटव हैं उत्तर प्रदेश से, मिथुन दास हैं कोलकाता से, मोहित पोयम हैं और सबसे लास्ट में इरफान है कर्नाटक से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली वीडियो पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।